के लिए लाया हूँ 26 मई के इतने बेहतरीन करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में, शायद ही आप मिस करना चाहेंगे। मैं आपके लिए इन सारे टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर चुका हूँ। ये टॉपिक्स 24 घंटे के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स 26 मई के। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यूपीएससी चेयरमैन मनोज सैनी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, लॉर्सन एंड टिब्रो चेयरमैन आर शंकर रमन, डीजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नलिन प्रभात, चीफ ऑफ नवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, इफको चेयरमैन दिलीप संघानी, मेघालय फर्स्ट वुमेन डीजीपी इदा शीशा नौगरेंग। आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में साइक्लोन रेमाल को देखा गया था। ये कहाँ पे है? ये किस ओशन में ऑब्जर्व किया गया? अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल और अटलांटिक ओशन। तो ये ऑब्जर्व किया गया है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं और साइक्लोन्स को हम बेसिकली इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड बोलते हैं। मतलब ये हवाएं नीचे की तरफ घूमते हुए नीचे आती हैं, इनको इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड बोलते हैं। मैं आपको साइक्लोन सिंपल, आसान और एक छोटे से ग्राफिक से बना के आपको समझाता हूँ। मेरे साथ बने रहिए। ये अर्थ है हमारा, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। साइक्लोन्स उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं और साइक्लोन दक्षिणी ध्रुव में घड़ी की दिशा में घूमते हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे यहाँ साइक्लोन्स घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में घूमते हैं। साइक्लोन्स कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको आसान शब्दों में। जब सूर्य की किरणें खासकर गर्मियों में जब समुद्र की सतह पे पड़ती हैं तो समुद्र का पानी गर्म होता है। जो हवाएं समुद्र की सतह पे गर्म पानी के आसपास होती हैं उससे वो हवाएं गर्म हो जाती हैं। जो हवाएं गर्म होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं और हल्की हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे इनके यहाँ पे एक खाली जगह स्पेस बन जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए ऊपर से हवा तेजी से नीचे की तरफ आती है और फिर उसी हवा का यही हाल होता है, वो फिर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फिर नई हवा नीचे आती है और इस तरह से पूरा चक्र बन जाता है। इसी चक्र के कारण साइक्लोन का निर्माण होता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में साइक्लोन के निर्माण को बताया जा सकता है। साइक्लोन के बहुत सारे नाम हैं और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मैं उनके नामों की चर्चा करेंगे। अमेरिका में इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज बोलते हैं, जापान में इसको टाइफू बोलते हैं, इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, चाइना में इसको टाइफून बोलते हैं और कैरिबियन में इसको हरिकेन्स बोलते हैं, फिलीपींस में इसको बैगुए बोलते हैं। आप इसको हमेशा से याद कर लें। ये सारे एमसीक्यूज में इतनी बार पूछे गए हैं शायद ही आप इसको बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे। हाल ही में 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी। ये कहाँ पे की जा रही है? ये सारे शहर दिए गए हैं। सारे भारत के शहर में कौन से शहर में किए गए हैं? तो इनमें कोलकाता, भुवनेश्वर, कोची और जयपुर। तो ये रहा कोची। 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कोचिंग में की जा रही है और इसका उद्देश्य यह है कि अंटार्कटिक को हम एक कॉमन सहमति पे आए जो सारे देश इकट्ठा कि सिर्फ इसको हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए ही यूज करेंगे, ना कि किसी मिलिट्री। इसका उद्देश्य सिर्फ शांतिपूर्वक वैज्ञानिक खोजों के लिए ही होगा। 45वीं अंटार्कटिक ट्रीटी हेलसिंकी फिनलैंड में हुई थी। अंटार्कटिक में भारत के बहुत सारे स्टेशन हैं। इसके पहले मैत्री था, मैत्री के बाद मैत्री 2 आ रहा है जो 2030 तक सक्रिय हो जाएगा। आपको शायद पता होगा कि अंटार्कटिक में पहला स्टेशन भारत का था दक्षिण गंगोत्री। ये 1983 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये 1989 में ग्लेशियर के पिघलने के कारण ये डूब गया था। उसके बाद भारत ने भारतीय स्टेशन स्टैब्लिश किया। 2012 में पोस्ट ऑफिस भी शुरू किया अंटार्कटिका में और ये गोवा पोस्टल डिवीजन में आता है। ये रहा 46वें अंटार्कटिक कंसल्टेटिव ट्रीटी पोस्टर। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने नए मेंबर लेना शुरू कर दिया गया? नए देशों को शामिल करने की बात कही है। ब्रिक्स, बिम्स्टेक, सार्क और यूरोपियन यूनियन। तो ये रहा हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश होते हैं, भारत इसका हिस्सा है। आप इस देश को बिल्कुल याद रखें। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। हाल ही में बिम्स्टेक ने अपने चार्टर में बदलाव किया। उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव किया गया, जिसमें ये भी बात कही गई कि हम नए मेंबर्स लेना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि बिम्स्टेक अब 7 देशों से रहकर न रह जाएगा, बल्कि बहुत सारे देशों में जुड़ेंगे। जैसे कि हमने ब्रिक्स में बहुत सारे देश जोड़े हैं हाल ही में। इसी प्रकार से ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं, जिसमें से पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे, लेकिन इसमें 5 देश और जोड़े गए जनवरी 1, 2024 को, जिसमें से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स। सो ब्रिक्स में अब 10 देश हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम बिम्स्टेक में देशों को जोड़ने के लिए नई चार्टर लेके आए हैं। अफ्रीका डे कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 27 मई और 25 मई। ये मनाया जाता है 25 मई। मैं आपको बताता हूँ इसका बेहतरीन कारण। क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OUU की स्थापना 25 मई 1963 की गई थी, जिसको अब हम अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। ये उसी के कारण अफ्रीका डे मनाया जाता है और इस साल का थीम रहा है एजुकेट एंड अफ्रीका फिट फॉर 21st सेंचुरी। मतलब अफ्रीका को शिक्षित करो
करो जो कि इसी सदी के लिए तंदुरुस्त हो। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं और इसकी जो राजधानी है वो अदीस अबाबा है जो कि इथियोपिया की भी राजधानी है। भारत ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंटली शामिल कर लिया था। इससे एक रिलेटेड न्यूज आपको बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसने एप्पल कंपनी को ये बताया कि आप ब्लड मिनरल यूज करते हैं। उसने आरोप लगाया कि यहाँ पे जितने मिनरल्स हैं वो बहुत ही खराब ह्यूमन राइट्स कंडीशन से निकाले जाते हैं और पास के देश रवांडा में भेजे जाते हैं जहां से ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने एप्पल पे आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ नाइजर देश ने अमेरिका को अपने देश से आर्मी बेसिस को हटाने की बात कही है। कौन सा कंट्री रुपए को अडॉप्ट करेगा? श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव्स। तो ये देश कोई और नहीं बल्कि मालदीव्स है। मालदीव्स रुपए सर्विसेज को यूज करेगा। मालदीव्स की राजधानी माले है। ये इंडियन ओशन में एक आर्किपेलागो कंट्री है, मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है देश बनाता है। ये इसी को हम आर्किपेलागो कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया कौन सी कंपनी पे जिसने तेल को स्पिल कर दिया था समुद्र में। BPCL, SPCL, CPCL और IOCL। ये कंपनी है CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे 5 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि समुद्र के अंदर जो पाइपलाइन गई थी उसमें से तेल का रिसाव हो गया और इस रिसाव के कारण समुद्र की बायोडायवर्सिटी में बहुत नुकसान पहुंचा और ये तेल का रिसाव नागापत्तिनम में हुआ था। इसको 5 करोड़ रुपए तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देने होंगे। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसा कि बाकी राज्यों में स्टेट कंट्रोल बोर्ड होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इसी प्रकार से ये भी काम करता है। एनवायरमेंट और ग्रीन सर्विसेज के लिए काम करता है, एनवायरमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव के लिए काम करता है। ऑयल स्पिल बहुत ही खतरनाक। समुद्र में तेल फैल जाता है या टैंकर फट जाते हैं तो इससे क्या होता है कि समुद्र की सतह पे फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है सूर्य की किरणें समुद्र में नीचे नहीं जा पाती हैं। तो वहां पे खासकर जो टर्टल्स होते हैं उनके घरों में नुकसान पहुंचता है, उससे उनका इकोसिस्टम खराब होता है। जो मछलियां समुद्र के तेल को पी जाती हैं वो एक तरह से कंटामिनेटेड हो जाती हैं। अगर इन मछलियों को कोई और जानवर खाता है तो वो भी इसी से प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ ये कोरल ब्लीचिंग में बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग कराती हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट से स्थापित की गई है। पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ था, पर्यावरण के केसेस को बहुत तेजी से निपटाता है ताकि वो बाकी कोर्ट में जाके और डिले ना हो। इसकी स्थापना 2010 में NGT एक्ट के तहत की गई थी और भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना जिसके पास खुद का एक ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। और इसके जो चीफ हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। हाल ही में NGT ने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी रिपोर्ट मांगी कि वो हिंडन रिवर में पॉल्यूशन के बारे में बताए ताकि वहां के आसपास, उस नदी के आसपास जितने भी नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपलिटीज हैं, वो जो कचरा फेंकती हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में ही शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में ही खत्म होती है और हिंडन नदी के किनारे इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस है जिसको हम हिंडन एयरबेस कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। तो ये ने हाल ही में किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की ताकि वो फ्रॉड को रोक सके? स्टार, थॉर, शील्ड और एरो। इसने शील्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। शील्ड कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। ये बेसिकली पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और स्विगी ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जोमेटो ने ओपन वेदर नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें ये किया कि इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर इनके जो मेंबर्स हों वो वेदर स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घरों के ऊपर, मौसम को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं और इससे जोमेटो अपने सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएगा। वो पता कर पाएगा कि शहर के किस हिस्से में बारिश हो रही है और किस हिस्से में हमें रूट को अपनाना है और इस सर्विस का नाम रखा वेदर यूनियन। जोमेटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल। इसने जीरो डब्री चार्टर पे साइन नहीं किया है। भारत, इस्टोनिया, साइप्रस और यूरोपियन यूनियन, तो ये देश है भारत ने जीरो डब्रिस चार्टर पे साइन नहीं किया है और ये सारे देश जीरो डब्री चार्टर के हिस्से हैं। तो आइए जानते हैं जीरो डब्री चार्टर क्या है। जितने जंक्स हैं, जितने स्पेस के टूटे फूटे पार्ट हैं वो 2030 तक खत्म कर दें और ये खासकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही उद्देश्य है। बाद में भले ही देश ज्वाइन करें लेकिन अभी इसका इनिशिएटिव यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का है। इसका उद्देश्य है कि बाकी देशों की स्पेस एजेंसी को भी हम प्रभावित करें ताकि वो भी जीरो डब्री चार्टर की तरफ फोकस करें। मैं आपको समझाता हूँ डब्री क्या है। मान लीजिए धरती है, जब हम यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट 4 साल 5 साल उनकी लाइफ होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, उसके बाद ये नीचे नहीं गिरती है। बहुत सारी सैटेलाइट बाहर ही घूमती रहती हैं
और वो धीरे धीरे अपने पार्ट में टूट जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और ये धरती के चक्कर ही लगाती रहती हैं। जब आप नए मिशन लॉन्च करते हैं, नई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वहाँ पे काम करता है वो अगर इनके तेजी से घूमते हुए डबरी के संपर्क में आएगा तो वे उनको नष्ट कर देंगे, उनको डैमेज कर देंगी। ये हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती हैं। तो नए सैटेलाइट्स, नए प्लेन्स, नए जेट्स, नए मिशंस के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और इसी को कम करने के लिए 2030 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जीरो डबरी चार्टर लेके आया है। इससे क्या होगा कि सैटेलाइट्स की सुरक्षा होगी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की सुरक्षा होगी, नेविगेशन आसान होगा और भविष्य के मिशन सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको बताता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शायद आपको याद होगा। इसरो ने एक पोएम 3 मिशन लॉन्च किया था और इसका नाम था PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। इसी को हम पोएम 3 मॉड्यूल बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या होता है। जब इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया तो उसमें 4 स्टेज के रॉकेट थे। बाकी सारे रॉकेट जैसा कि आप जानते हैं स्पेस लॉन्च के तहत कि वो टूटते रहते हैं और सैटेलाइट को ऊपर ले जाके अलग होते रहते हैं। एक पार्ट जाएगा, कुछ ऊंचाई तक ले जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरा पार्ट जाएगा, कुछ ऊंचाई से जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो आखिरी स्टेज होता था वो क्या करता था कि वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंस्टॉल करके वो खुद भी घूमता रहता था और उसके अंदर खुद का एक नेविगेशन सिस्टम था, उसके अंदर खुद का एक टेलीमेट्री थी, उसके अंदर खुद की एक सिस्टम थी। और इसरो ने क्या किया कि उसमें एक और इस कारण से उसको आसानी से कुछ दिन स्पेस में रखा गया। उसके बाद आसानी से धीरे धीरे उसको लैंड करा दिया गया। एटमॉस्फेयर में या तो बर्न डाउन हो जाता था या सेफली किसी आइलैंड पे लैंड करा दिया जाता था। तो इस प्रकार से 4th स्टेज का जो डबरी था उसको आप कम कर दिया गया, जिससे प्रैक्टिकली जीरो डबरी मिशन हो गया और इसका नाम था एक्सपोसैट मिशन या पोएम 3 मिशन। ये देखिए सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, ये बहुत नीचे हैं और अगर यहाँ पे पहले से कोई सैटेलाइट्स के जंक्स मटेरियल हैं जो टूट चुके थे और ये सैटेलाइट्स अगर रास्ते में आते हैं तो इतने तेजी से जाते हैं कि ये इनके पार्ट्स को डैमेज कर देंगे, इसके पैनल्स को डैमेज कर देंगे और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और सैटेलाइट पूरी तरीके से बिखर जाएगा और इससे और भी डबरी जनरेट होगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्पेस एजेंसियां भविष्य में जीरो डबरी मिशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में किसको गोल्डन वीजा दिया गया? शाहरुख खान, रजनीकांत और आमिर खान और अक्षय कुमार। तो ये हैं सुपरस्टार रजनीकांत। इनको यूएई ने हाल ही में गोल्डन वीजा दिया। गोल्डन वीजा का उद्देश्य है कि आप वहां पे ज्यादा समय तक रह सकते हैं, वहां पे आप ज्यादा सुविधाएं ले सकते हैं, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप वहां पे ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोल्डन वीजा सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। अगर आपको याद हो तो यूएई ने 2 तरह के वीजा लॉन्च की, कई तरह के वीजा लॉन्च की। उसमें था ब्लू वीजा और था गेमिंग वीजा। जो ब्लू वीजा था ये एनवायरमेंटल कैटेगरी में के लिए था, जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट में किए हैं, कोई अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं, कोई ग्रास रूट लेवल पे काम किए हैं, तो उनको ब्लू वीजा दिया गया ताकि वहां पे जाके वो रह सकें। और दूसरा था गेमिंग वीजा। यूएई ने गेमिंग वीजा जारी, वहां पे उसकी जीडीपी बढ़ोतरी हो और ऐसा माना गया कि जब क्रिएटर्स, अच्छे क्रिएटर्स वहां पे जाके जब रहेंगे, वहां की यूएई की जो जीडीपी है वो $1 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। कौन सा ऐसा देश और यूनियन है जो बच्चों की सुरक्षा कंसर्न्स को लेके मेटा जो एक प्लेटफॉर्म है जिसको पहले फेसबुक बोलते थे, उस पे चर्चा करेगा? ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और चिली। तो ये देश हमारा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो मेटा के प्लेटफॉर्म को एनालिसिस करेगा ताकि चाइल्ड सेफ्टी पे जितनी चीजें दिक्कतें आई हैं वो उन पे कंसर्न्स को उस पे एक्शन लेगा। और ऐसा देश है यूरोपियन यूनियन। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा देश बन गया है जो विमेंस सेफ्टी पे एक अलग से बिल लेके आया है। अगर विमेंस पे अटैक्स होते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये पहली बार किसी देश या किसी यूनियन ने एक सेपरेट ऐसा बिल लेके आया है, वो है यूरोपियन यूनियन। WHO ने प्री वैक्सीन को एक रोल आउट किया है, उसका नाम है TAK-003। ये किसके लिए है? मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस और ट्यूबरकुलोसिस। डेंगू के लिए। डेंगू जैसा कि आपको पता है ये एक वायरस है और ये फीमेल मॉस्किटोस जिसका नाम है एडिस एग्पिथी, ये उन्हीं मॉस्किटो से फैलता है। और हर साल पूरे विश्व में WHO के अकॉर्डिंग 100 से 400 मिलियन केसेस इन्फेक्शन होते हैं और इनका कोई भी इलाज नहीं है। इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि इनको पहले डिटेक्ट किया जाए और इनका उपचार किया जाए। हाल ही में किसने नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है जो महज 3 हफ्ते के अंदर 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? उनका नाम क्या है? शेरपा सुरेश, पूर्णिमा श्रेष्ठ, शेरपा सुनील और साक्षी जोशी। तो ये हैं कोई और नहीं, पूर्णिमा श्रेष्ठ। इन्होंने 3 हफ्तों के अंदर 8,848.86 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पे 3 बार चढ़ाई की है सफलतापूर्वक। शेरपा माउंटेन गाइड कामी रीता ने हाल ही में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। इनका आप नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 29वीं बार था। 3 हफ्तों में
3 बार चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट के उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। K2 जो कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा जो कि सिक्किम और थोड़े से नेपाल में आती है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले थे तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। ये 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की थी। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब में, जो कि गवर्नमेंट जॉब बेसिकली हैं, उनमें फिक्स कर दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला और कर्नाटका। आपको इसको उत्तर देना है और ये है कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 1/3 जॉब महिलाओं के लिए फिक्स की गई है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की हैं और वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ऐसा पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है। आइए हम चलते हैं कुछ रिकॉर्डिंग क्वेश्चन की तरफ जो कल मैंने आपने आपको दिया था। हाल ही में नासा ने किसको चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डेविड सल्वागिनी। इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एआई हर फील्ड में जा रहा है, तो नासा में चीफ एआई ऑफिसर डेविड सल्वागिनी को नियुक्त किया गया है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको कल बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लेके आऊंगा। नासा का जो अगला मिशन है प्री फायर मिशन है, ये किसके बारे में है? मून रेलवे, अर्थ एलिवेटर, पोलर हीट और वीनस लैंडिंग। इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगर आपको आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। मैं आपके फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा और आपके डाउट के आंसर करूंगा। इसके साथ साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स हर दिन लाता रहूंगा। ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको नई नई टेक्निक सिखाऊंगा और नए नए तरीके से करंट अफेयर्स सिखाऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।